हाय वेलकम टू कोड इंडिया वेलकम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस प्रोजेक्ट सीरीज में हम बनाने वाले हैं कोड पेन क्लोन। कोड पेन एक एडिटर की तरह काम करता है जहां पर आप अपना कोड लिख के उसको डिस्प्ले कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। ये वैसे मैंने ओरिजिनल कोड पेन खोला हुआ है और आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसका रिजल्ट आपको नीचे दिखेगा। बिल्कुल सेम मैंने इसी को क्लोन किया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और जो भी आप यहाँ पे लिखोगे नीचे आपको उसका यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे H1 लिखा और H1 में मैं यहाँ पे सिंपल डाल रहा हूँ हेलो। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे H1 में मेरे को यहाँ पे हेलो दिखा है। ठीक है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई क्लास देता हूँ और क्लास मैंने सपोज यहाँ पे दिया हेडिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर रहा हूँ, तो डॉट हेडिंग लिख के जैसे हम यहाँ पे क्लास में एक CSS को डालते हैं, मतलब CSS में क्लास को डालते हैं और उसकी स्टाइलिंग हम चेंज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे सपोज मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे इसके चेंज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ पे डाल रहा हूँ येलो, ताकि जो ये जो बैकग्राउंड कलर है इस टेक्स्ट का ये यहाँ पे येलो हो जाए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे येलो हुआ भी है। इसका मैं सपोज फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ किया, मैंने सपोज यहाँ पे 40 पिक्सल, तो आप यहाँ पे देखोगे बड़ा हो गया। इसके फ़ॉन्ट कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं यहाँ पे सपोज दे रहा हूँ इसका व्हाइट कलर, जो कि आता है आपका 1 2 3 3 बार अगर आप यहाँ पे F लिखोगे तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हेलो जो है आपका ये पूरा व्हाइट हो चुका है इस केस में। कुछ और कलर देते हैं, व्हाइट यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो सपोज मैंने यहाँ पे रेड दिया तो यहाँ पे आप देखो ये रेड भी हो चुका है। अब सपोज जावास्क्रिप्ट पे मेरे को यहाँ पे कुछ काम करना है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी, एक आईडी दी मैंने यहाँ पे हेडिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। और क्या आईडी मैंने यहाँ पे डाली है सर, मैंने यहाँ पे आईडी डाली है आपकी हेडिंग के नाम से, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा। ठीक है। अब इसने क्या किया, डॉम में से मेरा यहाँ पे ये वाला एलिमेंट उठा दिया जिसकी आईडी यहाँ पे हेडिंग है, तो मेरे पास इस टाइम पे H1 का एक्सेस है। H1 का एक्सेस आते ही मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट को चेंज करके लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल से ये लिखा, तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू रियल टाइम में अपडेट हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ हमारा कोड पेन काम करता है। आई होप आपने काम किया हुआ होगा कोड पेन में। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपने कभी ना कभी कोड पेन का यूज किया होगा, या फिर कोड पेन से जो सिमिलर टूल्स हैं उनका यूज तो 100% किया ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लोन करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे कोड पेन है, काफी सिमिलर फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। वापस से आप अगर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पूरा खुल खुल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो एक चीज कि ये यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता जा रहा था तो ये अपने आप एक्सपैंड होता जा रहा था। तो ये सब हम देखेंगे इस वाली वीडियो में, जहां पर हम बनाएंगे कोड पेन क्लोन। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस का। ठीक है। रिएक्ट जेएस के जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, हुक्स हैं, हम यहाँ पे उनका यूज करेंगे। और रिएक्ट का CSS बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जो कि है मटीरियल यूआई। हम यहाँ पे यूज करेंगे मटीरियल यूआई का। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किसी भी अपने एक फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है CMD। ये क्या करेगा, ये आपका CMD खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। इसने मेरा CMD खोल दिया रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का, जो कि एक कोड एडिटर है। ठीक है। VS कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ईजी है डाउनलोड करना इसको। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे कुछ फाइल्स पहले से खुली हुई होंगी, आई नो। ठीक है। इसको मेरे को यहाँ से सबको क्लोज करना पड़ेगा, 1 मिनट। बहुत सही। तो खुलने के बाद ये कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही मेरा यहाँ पे VS कोड खोल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे VS कोड का टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू टर्मिनल, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट कमांड भी है कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, आप यहाँ पे ये भी दबा सकते हो। न्यू टर्मिनल मैंने यहाँ पे खोला, तो एक सेकेंड, ये कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको। अब मेरे को यहाँ पे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फेसबुक का एक टूल है बहुत फेमस जो कि है क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसकी हेल्प से हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत क्विकली। ठीक है। आपको वो सभी फाइल्स बनाकर देगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन करके देगा, बिल्कुल कोड रेडी प्रोजेक्ट देगा जहां पर आप सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब आप npm की हेल्प से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर npx है। npx आपको मिलता है npm के साथ, npm आपको मिलता है node.js के साथ। तो मेक श्योर node.js आपका इस पॉइंट पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए।
Node.js का वर्जन 14 है, 16 है, 18 है, सब चलेंगे, ठीक है। बस npm का वर्जन आपका 5.2.0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका शायद npm वर्जन 8.5 से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एन 5.2.0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो npx है वो इंट्रोड्यूस हुआ था npm के अंदर 5.2.0 वाले वर्जन से ज्यादा वालों में। तो अगर आपका npm का वर्जन 5.2.0 से ग्रेटर है तो आपके पास npx का एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि यहाँ पे फेसबुक का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं दे रहा हूँ सपोज कोडपेन हाइफन क्लोन, ठीक है। ये आपकी एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। कितनी जल्दी बनाता है कितनी लेट बनाता है वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर। तो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक उसके बीच में ये आपकी एप्लीकेशन बना देगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो प्रोजेक्ट अपना बनके बिल्कुल रेडी है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊं कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा आता है, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के देता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन फाइल्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो सबसे मेन फाइल यहाँ पे पैकेट और जेसन है। किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है आपकी पैकेट और जेसन। पैकेट और जेसन हमें ये बताती है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, उसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज कॉलम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि कौन कौन से लाइब्रेरीज यहाँ पे आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जो कि नेसेसरी है आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के साथ आप यहाँ पे हमारे पास काफी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट में कुछ कुछ काम कर सकते हो। जैसे स्टार्ट स्क्रिप्ट है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन करना है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट को चलाना पड़ता है। स्टार्ट स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ npm start। उसके लिए आपको यहाँ पे पैकेट और जेसन का एक्सेस चाहिए। पैकेट और जेसन है आपके यहाँ पे कोडपेन हाइफन क्लोन के अंदर। तो आपको यहाँ पे सीडी करके जाना पड़ेगा कोडपेन हाइफन क्लोन, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना है npm start। npm start क्या करेगा, ये यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर आएगा एंड ये देखेगा सीधा स्क्रिप्ट टैग को एंड ये चेक करेगा क्या स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई स्टार्ट स्क्रिप्ट है। अगर इसको स्टार्ट स्क्रिप्ट मिलती है तो ये चलाएगा आपकी रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसने यहाँ पे रन किया है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट क्या करेगा, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाएगा, ठीक है, और उसको वो रन करेगा एक डेवलपमेंट सर्वर की हेल्प से, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर आपके प्रोजेक्ट को रन करेगा एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जो कि होगा यहाँ पे लोकल होस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसने यहाँ पे एक डेवलपमेंट सर्वर को रन किया है जो ये चलाने की कोशिश कर रहा है, अभी चला नहीं है। एंड इसने वेब ब्राउजर में मेरे यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन को रन कर रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। लोकल होस्ट यहाँ पे आपका डेवलपमेंट सर्वर है जो कि यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट सर्वर है, और 3000 यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर है। रिएक्ट का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है जहां पर आपकी सभी रिएक्ट एप्लीकेशन जाके रन होती है वो है यहाँ पे पोर्ट 3000। तो ये क्या कर रहा है, आपके पोर्ट 3000 पे आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर रहा है, जो कि इसने रन करी भी है। आप यहाँ पे देखो लोकल में ये इसने रन की है http://localhost:3000 एंड आप अगर यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे मेरे पास आया, जैसे मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट एसवीजी लोगो आया है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे और यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये सब कहाँ से आया, तो ये हमें यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख के देता है। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे app.js के अंदर। app.js के अंदर आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका एसवीजी लोगो, ये यहाँ पे वो टेक्स्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लर्न रिएक्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट है। आप यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है। ये यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में, कंपोनेंट अगर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कंपोनेंट इज जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में कुछ प्रॉप्स लेता है, कुछ इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स, और आउटपुट में वो एक एलिमेंट को रिटर्न करता है जिसको हम अपनी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे आपका ऐप कंपोनेंट है। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। आप यहाँ से देखो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं index.js में। index.js में हम यहाँ पे इसको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि index.js जो आपकी फाइल है या आपकी मेन फाइल है। रिएक्ट का कंपाइलर है वो आपकी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है आपके रिएक्ट के कोड की, वो स्टार्ट करता है index.js से। तो रिएक्ट का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले यहाँ पे index.js में आएगा। वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पर आपने रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। रिएक्ट यहाँ पे सबसे मेन लाइब्रेरी है। फिर यहाँ पे रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हो रहा है। रिएक्ट डॉम यहाँ पे आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ब्राउजर में चलाने में हेल्प करता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक रिएक्ट डॉम की हेल्प से यहाँ पर आप एक रूट एलिमेंट को बना रहे हो और उस रूट एलिमेंट में आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक प्योर जावास्क्रिप्ट लिखी और यहाँ पे आप एक कोड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आप एक एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी आईडी रूट है। यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर आपने फ्रंट एंड पे काम किया है तो ब्राउजर के लिए जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है index.html। index.html ब्राउजर के लिए सबसे मेन फाइल होती है, बट मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि index.js सबसे मेन फाइल होती है। रिएक्ट के लिए index.js मेन फाइल है, लेकिन आपका जो पूरा कोड है रिएक्ट का वो एट लास्ट आपके ब्राउजर में जाके रन होगा। एंड ब्राउजर के लिए जो मेन फाइल होती है वो होती है index.html। index.html आपको मिलेगी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर, यहाँ पे index.html आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हमारे पास एक टैग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन नंबर 31 पे यहाँ पे एक टैग लिखा हुआ है जो जिसमें आईडी है रूट, div id is equals to root। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इस वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है और हमने यहाँ पे उसको एक्सेस करने के बाद उसको रूट में डाला और हम अपने ऐप कंपोनेंट को उस div id is equals to root वाले एलिमेंट के अंदर रेंडर करवा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी एलिमेंट है मेरे पास वो है डिवाइड इज इक्वल्स टू रूट, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है index.html के अंदर लाइन नंबर 31 पर। उसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है div class is equals to app, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप कंपोनेंट के अंदर। सबसे ऊपर अगर आप आओगे तो div class name is equals to app। क्लास यहाँ पे रिएक्ट में एक रिजर्व कीवर्ड होता है क्योंकि रिएक्ट आपकी मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल में आप क्लास कीवर्ड का यूज कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है जिसकी वजह से रिएक्ट में क्लास एक रिजर्व कीवर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास का यूज नहीं करते, क्लासेस देने के लिए स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं क्लास नेम का। वो एक्चुअल में क्लास का ही रैपर है, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो वो क्लास ही बन जाएगा, बट यहाँ पर हम क्लास का यूज नहीं करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्लास नेम का। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज देखो कि ये वाला डिव आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपका जो ये जो ऐप कंपोनेंट का सारा कोड है वो index.js के थ्रू आपके index.html में इस वाले टैग के अंदर जाके अपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे इन तीन फाइलों में ये सब कुछ हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे आके अगर देखो ये कोड अगर मैं यहाँ पे हटा के सिंपल अगर लिखता हूँ हेलो, तो आप यहाँ पे हेलो भी देखोगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल हेलो आया है, डिव क्लास ऐप, और यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ हेलो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे को ये इसका क्लोन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेज है, ये यहाँ पे अगर आप इसको होम पेज मानो तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आ, सबसे पहले तो मैं अपने कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा मेरा कॉम्पोनेंट्स के नाम से। कॉम्पोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं एक अपना एक कॉम्पोनेंट बनाऊंगा जो मेरे यहाँ पे सबसे पहला कॉम्पोनेंट होगा, जो मेरा होगा यहाँ पे home.jsx के नाम से। इस होम पेज के लिए, जो यहाँ पे होम पेज है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला कॉम्पोनेंट बनाया जो कि है यहाँ पे आपका home.jsx। तो इस कॉन्स्ट होम मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे सिंपल एरो फंक्शन बेस मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाया जिसमें मैं यहाँ पे इनिशियली डिव के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो पास किया और मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मेरा जो रिएक्ट का कंपाइलर है वो index.js से मेरी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। एंड index.js के अंदर मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को रेंडर करवा रहा हूँ, मतलब कि index.js जो है, जब आपका रिएक्ट का कंपाइलर यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 1 से वो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो वो लाइन नंबर 10 पे ऐप कंपोनेंट को देखेगा। जैसे ही वो ऐप कंपोनेंट को देखेगा तो वो ऐप कंपोनेंट के अंदर जाएगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि जो app.js है वो टाई अप हुई हुई है आपके index.js से। तो app.js तक तो मेरे पास एक्सेस है कि मेरे को पता है रिएक्ट का कंपाइलर यहाँ तक आएगा, बट होम पेज मेरी कहीं जो मेरे ये होम कंपोनेंट है ये मेरा कहीं पे लिंक नहीं हुआ हुआ। ऐप कंपोनेंट मेरा index.js से लिंक हुआ हुआ है, तो जैसे ही वो ऐप index.js पे हमारा रिएक्ट का कंपाइलर आएगा तो वो सीधा जाएगा यहाँ पे app.js के पास, बट होम कंपोनेंट के पास कैसे आएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया होम कंपोनेंट को, एंड मैं ऐप कंपोनेंट का यूज करूंगा एज अ लैंडिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो सपोज मैं अपने जितने मेरे कंपोनेंट्स होंगे, वैसे तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है इस केस में, बट अगर और भी होते तो यहाँ पे उन सबको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि मेरा ये वाला होम कंपोनेंट है कहाँ पे। तो मेरे को ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब आप जो करंट फोल्डर है उससे बाहर जा रहे हो, उससे एक फोल्डर ऊपर जा रहे हो।
तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखा तो मैं यहाँ पे सोर्स फोल्डर के बाहर चला गया और सोर्स फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे सोर्स फोल्डर के बाहर जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है, पैकेट डॉट जेसन है, रीडमी है, ठीक है, इसने मेरे को वो सब दिखा दिए। तो मेरे को यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना, क्योंकि मैं यहाँ पे सोर्स फोल्डर के बाहर नहीं जाना चाहता। मेरा जो यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर है वो सोर्स फोल्डर के अंदर ही है। तो अगर आपको सेम फोल्डर में ट्रैवर्सिंग करनी है तो आप यहाँ पे लगाते हो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, एंड जैसे आपने यहाँ पे ये लगाया तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल गया और होम मिल गया। डॉट जेएस लिखना या डॉट जेएसएक्स लिखना कंपलसरी नहीं है, एज लॉन्ग एज वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट हो, जेएसएक्स हो, टीएसएक्स हो, तो यहाँ पे एक्सटेंशन लिखनी कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है होम। जैसे आप यहाँ पे होम लिखोगे तो आपको यहाँ पे इस केस में हेलो दिखना चाहिए। आप यहाँ पे देखो हेलो यहाँ पे दिख रहा है और ये हेलो आपका रेंडर हो रहा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाऊँ कंफर्मेशन के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम होम, तो आपको यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम दिखेगा। मेरा जो एक्सेस है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने होम पेज को लिंक कर दिया अपने app.js के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर आप होम पेज देखो तो होम पेज मेरा यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे एक हेडर है, ये जो ब्लैक कलर का हेडर है यहाँ पे। ये वेबसाइट थोड़ी सी अपडेट हुई है, वरना पहले यहाँ पे है ना कोटपेन का एक लोगो लगता था। ठीक है, अब इन्होंने हटा दिया, मेरे को नहीं पता यहाँ पे इन्होंने क्यों हटाया इस चीज को, बट हम वो लोगो लगाएंगे जो हमारे यहाँ पे ये वाला लोगो है जो मैंने लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा होम पेज देखो, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला यहाँ पे ये वाला हिस्सा है जो यहाँ पे हेडर वाला हिस्सा है। दूसरा यहाँ पे ये वाला हिस्सा है जो एडिटर वाला हिस्सा है। तीसरा यहाँ पे ये हिस्सा है जहाँ पे आप रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे हेडर पे काम करना है। तो हेडर पे काम करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हेडर डॉट जेएसएक्स। मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाया हेडर डॉट जेएसएक्स के नाम से, और यहाँ पे आप सिंपल डाल सकते हो हेडर एंड दिस इज दिस, और यहाँ पे मैंने ये लिखा देव डाल रहा हूँ यहाँ पे हेलो फ्रॉम हेडर। ठीक है, हेलो फ्रॉम हेडर मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वही सेम काम करना है मेरे को। यहाँ पे लिंक बनाना है अब हेडर का होम के साथ, क्योंकि आपका जो हेडर है वो होम के अंदर है। तो अब यहाँ पे इसको ना डिस्प्ले करवाते हुए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या 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 करूंगा, अपने जो हेडर कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया, सेम फोल्डर से आएगा, तो यहाँ पे सिंपल डॉट फॉरवर्ड स्लैश है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका हेडर कंपोनेंट है उसको आपको यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो फ्रॉम हेडर। अब मेरे को यहाँ पे ये वाला हेडर बनाना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हेडर है मेरे को यहाँ पे ये बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मटीरियल यूआई का। ठीक है, MUI.com मैंने यहाँ पर लिखा, MUI.com यहाँ पे मटीरियल यूआई है। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, वर्जन 5 चल रहा है इसका। इसको हम यूज करेंगे। मटीरियल यूआई क्या चीज है, मटीरियल यूआई एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, CSS बेस्ड एक फ्रेमवर्क है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब रिएक्ट में लिखे हुए हैं। कंपोनेंट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो टूल टिप, टूल टिप सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। तो टूल टिप यहाँ पे कंपोनेंट है। जैसे टूल टिप क्या होता है, अगर सपोज मैंने इस पे यहाँ पे होवर किया तो आपको यहाँ पे टूल टिप दिखेगी जिसपे लिखा हुआ है डिलीट। तो आपको ये जो टूल टिप है ये जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करना है टूल टिप, और आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ये जो डस्टबिन आइकन है, डिलीट आइकन, इस पे मेरे को यहाँ पे टूल टिप डालनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिलीट आइकन को टूल टिप से रैप कर दिया। एंड मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं इस पे होवर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे टूल टिप दिख जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को यहाँ पे कोई CSS हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको इसको राइट में दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है, ऊपर दिखाना है, तो उसकी प्लेसमेंट से पोजीशन है उसकी, आप यहाँ पे इसको कहीं कहीं पर भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके वेरिएंट्स हैं जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनका हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा यूज करके। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मटीरियल यूआई का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए 3 पैकेज इंस्टॉल करते हैं, MUI मटीरियल एंड इमोशन रिएक्ट इमोशन स्टाइल। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रिएक्ट का एक नया टर्मिनल खोलना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिएक्ट का सर्वर चल रहा है। तो VS कोड का मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोला। आपको यहाँ पे जाना है अपने जो आपका कोड पेन क्लोन है फोल्डर उसके अंदर, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे मटीरियल यूआई को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। मटेरियल यूआई आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 पैकेजेस इसने इंस्टॉल किए, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल और MUI मटेरियल। बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस जाओगे तो मेरे को यहाँ पे अपने सबसे पहले कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करना है। मेरे को यहाँ पे ये वाला हेडर बनाना है।
ये हेडर आप डायरेक्टली बना सकते हो, मतलब अगर आप खुद से बनाना चाहो खुद से बना सकते हो, बट यहाँ पे मटीरियल यूआई का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मटीरियल यूआई में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है ऐप बार कंपोनेंट। ऐप बार कंपोनेंट में ये जो यहाँ पे ये बना बनाया कंपोनेंट है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, एक है आपका यहाँ पे ऐप बार, दूसरा यहाँ पे आपका टूल बार। इन दो पैकेजेस को इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको बना सकते हो, बना लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। एकदम से क्लियर होगा जब मैं आपको यहाँ पे इसको लगा के दिखाऊंगा। तो हेडर कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे ऐप बार को इंपोर्ट करना है विद कैपिटल बी। टूल बार को इंपोर्ट करना है, टूल बार का भी यहाँ पे स्मॉल है, और यहाँ पे आपको एमयूआई मटेरियल में से दोनों दोनों पैकेज आ जाएंगे। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बस लिखना है ऐप बार और उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है टूल बार। दैट्स इट। चला के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे हेडर आ चुका है। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने एक भी सीएसएस नहीं लिखी। इसने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और जो हाइट है, पैडिंग वैडिंग इसने सब खुद से दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे हेलो लिख के दिखाऊं ना, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैडिंग जो है, टेक्स्ट का कलर, ये सब कुछ इसने खुद से लगा के दिया है, मैंने एक भी सीएसएस नहीं लिखी। तो मटेरियल यूआई का ये फायदा है। मटेरियल यूआई में आप डायरेक्टली बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप उनको डायरेक्टली रीयूज कर सकते हो, ठीक है, बिना एक भी सीएसएस लिखे। अब वो अलग बात है कि अगर आपको यहाँ पे सीएसएस को चेंज करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे ये ब्लू कलर में चाहिए, मेरे को यहाँ पे ब्लैक कलर में चाहिए, तो आप इसके सीएसएस को चेंज कर सकते हो, इसको ब्लैक कलर में लगा सकते हो। सीएसएस को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की हेल्प से आप यहाँ पे सीएसएस को बहुत इजीली अपडेट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है जो कि यहाँ पे स्टाइल्ड कंपोनेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे सपोज कंटेनर, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे सपोज आपको स्टाइल्ड को एज अ फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, और किसके ऊपर आपको सीएसएस लगानी है, कौन से कंपोनेंट के आपको कौन से कंपोनेंट के ऊपर आपको सीएसएस लगानी है, उस कंपोनेंट का नाम आपको यहाँ पे पास करना है, दैट्स इट। इसके बाद सपोज मेरे को यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक देना है। ब्लैक की एक शेड है, अगर आप 000 लिखोगे तो वो प्योर ब्लैक आता है, बट उसकी एक शेड मेरे को यहाँ पे देनी है जो कि 060606, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ऐप बार है विद अपडेटेड सीएसएस, उसको आपने स्टोर करवाया कंटेनर के अंदर, तो आपको जो ऐप बार है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इससे रिप्लेस किया, चला के दिखाता हूँ अगर मैं आपको। तो ये इस टाइम पे ब्लैक होना चाहिए, इस टाइम पे यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। इसके बाद मेरे को इसकी हाइट को चेंज करना है। हाइट जो ये बाय डिफॉल्ट लगाता है वो होती है आपकी 64 पिक्सल्स, मेरे को यहाँ पे चाहिए 9 VH, ठीक है, क्योंकि मैं VH में देने वाला हूँ। VH होता है व्यू पोर्ट, तो इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 100 VH है, जो कि होता भी एक्चुअल में, उसमें से 9 VH मैंने यहाँ पे इसको दिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चलेगा, ठीक है। जो मिनिमम हाइट है वो इसकी यहाँ पे 64 पिक्सल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, बट ये यहाँ पे टूल बार की हाइट है। अगर आप यहाँ पे ऐप बार देखोगे तो ऐप बार पे आपको यहाँ पे हाइट मिल जाएगी 9 VH। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लोगो लगाना है, ठीक है, जो कि कोटपेन का लोगो होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया इमेज टैग का जो IMG टैग होता है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक लोगो चाहिए। लोगो आपको मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर से आप यहाँ पे लोगो को पिक कर सकते हो। लोगो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। एक बेस 64 इमेज है, उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कराया लोगो के अंदर, और इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल लोगो के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सपोज ऑल्ट करके लोगो दिया, और आपको यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज करना है। जितने भी टैग्स हैं HTML के, ये कोई भी टैग हो, अगर उसका क्लोजिंग नहीं है, जैसे IMG टैग का क्लोजिंग नहीं है, तो उसको आपको यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज करना होता है, वरना रिएक्ट एरर देता है, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल में इसकी विड्थ डाल दूंगा जो कि सपोज 40 पिक्सल्स, तो ये यहाँ पे इस टाइम पे छोटा हो जाएगा और बिल्कुल सही दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। 40 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ दी है। PX लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे 40 भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट PX ही उठाएगा, ठीक है। ये तो परफेक्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे 3 एडिटर लगाने हैं। तो यहाँ पे जो अभी सेकंड वाला मेरा कंपोनेंट है, मेरे को इस पे काम शुरू करना है। इस पे अगर आप एक चीज देखो कि ये यहाँ पे एक पूरा कंपोनेंट होगा, उसके अंदर ये 3 अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। एक HTML का कंपोनेंट है, एक CSS का कंपोनेंट है, और एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है। ये तीनों अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, सपोज सपोज मैं यहाँ पे कोड के नाम नाम से, ठीक है जी, मेरा यहाँ पे मिडिल वाला कंपोनेंट है। और सपोज मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, मैंने यहाँ पे सपोज डेव लगा के हेलो फ्रॉम कोड, स्पेलिंग गलत होगी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एट लास्ट उसको रिमूव भी करना है बाद में। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफॉल्ट और कोड, ठीक है। कोड को मैंने यहाँ से सपोज एक्सपोर्ट किया, आपको वापस आना है यहाँ पे होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर आप यहाँ पे जो आपका कोड है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, और हेडर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे लिखना है कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल कोड लिखा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं JSX का। JSX अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे 2 पेरेंट एलिमेंट्स को रिटर्न करवा पाओ,
जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको इनको दोनों को रैप करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट को आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे इसको रैप कर सकते हो div के अंदर। ठीक है, div एक वेल नोन HTML का रैपर एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको div के साथ रैप किया और आप यहाँ पे देखो जो एरर्स हैं वो यहाँ पे जा चुके हैं और आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे div नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ JSX ने फोर्स किया है कि आपको यहाँ पे div का यूज करना है, बट मेरे को यहाँ पे div का कोई यूज ही नहीं करना। div को यूज करने का यहाँ पे घाटा ये है कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड दिखेगी। ये जो यहाँ पे आपका डॉम है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा नोड दिखेगी div के नाम से। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाली वो नोड है। इस div के अंदर आपका यहाँ पे हेडर भी है, टूल बार भी है और नीचे यहाँ पे ये भी है जो कि है हेलो फ्रॉम कोड। बट मेरे को इसका यूज नहीं करना, मेरे को यहाँ पे div नहीं दिखाना। तो उसके लिए यहाँ पे रिएक्ट का एक सॉल्यूशन है। रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है फ्रेगमेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा react डॉट फ्रेगमेंट्स। रिएक्ट आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर लोगे तो react डॉट फ्रेगमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसका एक अपडेटेड वो भी है। अपडेटेड इसका एक सिंटेक्स है जहां पर आप यूज करते हो एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स का। एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स जो होते हैं फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। फायदा इसका ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा डॉम नोड क्रिएट नहीं करता। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे डिवाइड इसको रूट के अंदर सीधा हेडर है और हमारे पास यहाँ पे ये वाला div टैग है जो रूट का चाइल्ड एलिमेंट div था वो यहाँ से जा चुका है। तो पहला फायदा इसका ये है कि फ्रेगमेंट्स है ना कोई एक्स्ट्रा नोड डॉम नोड क्रिएट नहीं करता। दूसरा फायदा इसका ये है कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी कम लेते हैं। तीसरा फायदा इसका ये है कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो फास्टर होते हैं देन योर रिलेटिव HTML एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कोड मैंने लिखा तो आप यहाँ पे देखो डॉम में मेरे को यहाँ पे हेलो फ्रॉम कोड दिख रहा है बट स्क्रीन पे मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा जो यहाँ पे हेडर है जो मैंने यहाँ पे ऐप बार की हेल्प से हेडर बनाया है, इस ऐप बार की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। पोजीशन फिक्स क्या करता है, वो आपके एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से बाहर ले आता है। एंड जैसे ही आपका एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से बाहर जाएगा ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो जिनकी पोजीशन स्टैटिक होगी वो उसको उसके पीछे मूव कर देगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सपोज टूल बार में अगर मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, टूल बार में नहीं ऐप बार में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड है। पोजीशन फिक्स को अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाउन करता हूँ एक और जगह होगी यहाँ पे पोजीशन फिक्स ये। वो दोनों पोजीशन फिक्स अगर मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे यही काम करना है। आपको यहाँ पे एक काम करना है कि कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है जो कि होता है पोजीशन, और पोजीशन के अंदर आप यहाँ पे अगर स्टैटिक लिख दोगे तो वो पोजीशन फिक्स से हटा के इसको स्टैटिक कर देगा। ठीक है, ये हमें मटेरियल यूआई ऑप्शन देता है कि आप इसको पोजीशन को फिक्स कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है बट आप उसको चेंज करके वापस से स्टैटिक भी कर सकते हो। पोजीशन स्टैटिक सभी HTML एलिमेंट्स की बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक और कंपोनेंट बनाना है क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, ये मैंने कोड के नाम से जो मेरा कंपोनेंट था वो ये वाला कंपोनेंट है मिडिल वाला। बट अब ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स भी तो है इसके अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड को रियूजेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि होगा सपोज एडिटर के नाम से, एडिटर डॉट JSX। ठीक है, तो सपोज जहां पर आप अपने कोड को एडिट कर सकते हो लिख सकते हो वो सभी हम काम यहाँ पे करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा div hello from एडिटर। ठीक है, और यहाँ से मैंने सपोज को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एडिटर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जाते हैं कोड में। कोड में आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, जो आपका एडिटर है उसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे सेम मेरे को यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का यूज करना है। तो सपोज फ्रेगमेंट्स का मैंने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे मैं क्या 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 कर रहा हूँ कि एडिटर को यहाँ पे मैं 3 बार प्लेस कर रहा हूँ। 3 बार क्यों प्लेस कर रहा हूँ, एक होगा आपका HTML के लिए, दूसरा होगा आपका CSS के लिए, तीसरा होगा आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए। तीनों के लिए हम यहाँ पे सेम एडिटर का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो फ्रॉम एडिटर 3 बार। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एडिटर में जाओ तो एडिटर में अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है div hello from editor। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मटेरियल यूआई का। मटेरियल यूआई में हर एक कंपोनेंट की एक रिप्लेसमेंट है। जैसे जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबकी रिप्लेसमेंट है। तो div की जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बॉक्स। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बॉक्स आपको बाय डिफॉल्ट एक div टैग देता है। बॉक्स एक रैपर है div का मटेरियल यूआई में। तो बॉक्स कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ div। ये इंटरनली आपको एक div ही देता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आपको एक div देता है बट आप इसको स्पैन में भी चेंज कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, ये जैसे अगर आप यहाँ पे लिखोगे कंपोनेंट इज इक्वल टू स्पैन तो ये आपका स्पैन में भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स मटेरियल यूआई के ही यूज करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा और अब आपको यहाँ पे क्या 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 करना है। सपोज मैं यहाँ पे जो आपका बॉक्स है उसको, जो आपका डिव है उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया आपके बॉक्स से। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट एक डिव ही देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो इसने बाय डिफॉल्ट एक डिव ही दिया है, बस एक क्लास लगाई है इसने MUI बॉक्स -root और CSS0। और यहाँ पे आप देखो हेलो फ्रॉम एडिटर, जो जिसपे आपका डिव आया है। तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स आपको एक डिव ही देता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, हम यहाँ पे इस टाइम पे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इसमें मेरे पास दो पार्ट्स हैं। पहला मेरे पास ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, फिर मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट है नीचे वाला। नीचे जो है ये एडिटर है, इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज करेंगे, वो मैं अभी दिखा दूंगा। बट ये जो पूरा यहाँ पे बॉक्स है मेरा, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। पहला मेरे पास आएगा यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अगर आप यहाँ पे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे ये पूरा, ये भी कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे ये दोनों यहाँ पे एक हिस्से हैं, और फिर ये दोनों यहाँ पे एक हिस्से हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है मेरा, हेडिंग के अंदर, हेडर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है, जिसमें अब दो हिस्से मेरे पास आते हैं। पहला मेरे पास यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, तो सपोज इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स के साथ ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन बॉक्स में इस बार मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कंपोनेंट स्पैन। कंपोनेंट मैंने यहाँ पर दिया स्पैन, ताकि ये डिव ना रहे, ये यहाँ पे आपका स्पैन आ जाए। और मैंने यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया, तो आपको यहाँ पे इस केस में एक फॉरवर्ड स्लैश दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको यहाँ पे 3 फॉरवर्ड स्लैश दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बॉक्स से बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ HTML, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल HTML लिखा, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश HTML दिखेगा। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग को हैंडल करना है, तो वो हम कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया, और स्टाइल में सपोज यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, जो सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेड, ताकि ये जो यहाँ पे आइकन है आपका रेड कलर में हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे इसकी हाइट देनी है, जो सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20। थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे इसकी विड्थ देनी है, जो मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, ताकि इसमें थोड़ी सी हाइट और विड्थ आ जाए। ये शायद तो उठाएगा नहीं, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा इसने क्यों नहीं उठाया इसको, जो हाइट और विड्थ है उसको क्यों नहीं उठाया। ठीक है, तो 20 पिक्सल यहाँ पे इसने लगाया है, बट ये यहाँ पे कुछ बोल रहा है। डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी है इसके पास, जब तक आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करोगे तब तक ये उठाएगा नहीं। तो हमें को यहाँ पे करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स जो है आपका, वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो आपको उसको एक सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अब देखोगे तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट उठाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसने उठाया भी है, ठीक है। जो मेरे को इसको सेंटर अलाइन मेरे को यहाँ पे करना है इसको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लेस कंटेंट, और उस केस में सेंटर, ठीक है। प्लेस कंटेंट सेंटर क्या करेगा, जितने भी आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट है उसको सेंटर लाइन कर देगा, जैसे कि यहाँ पे इसने किया भी है। मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे उसको स्क्वायर नहीं रखना, मेरे को जो बॉर्डर है वहां से उसको हल्का सा घुमाना है। तो मैंने बॉर्डर रेडियस दिया है यहाँ पे 5 पिक्सल्स, तो उसको घूम चुका है वो। मार्जिन राइट चाहिए मेरे को हल्का सा, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो वो पूरा राइट में शिफ्ट हुआ हुआ है, बट मेरे को उसको राइट में शिफ्ट नहीं करना, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे मार्जिन राइट दिया। थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे पैडिंग बॉटम चाहिए, तो ताकि नीचे से वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए। पैडिंग बॉटम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 2 पिक्सल्स। पैडिंग बॉटम मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल दिया, बहुत सही। मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी जो CSS है उसको हैंडल करना पड़ेगा, जैसे मेरे को HTML और ये दोनों एक लाइन में चाहिए। तो उसके लिए ये जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, इसी के अंदर यहाँ पे मेरे पास आइकन भी है, और इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी है। तो इसमें अगर मैं CSS डाल दूं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे स्टाइल को, स्टाइल की हेल्प से मैं यहाँ पे जो CSS है वो लगा सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्स लिखा, और कॉन्स लिखने के बाद सपोज हेडिंग लिखा मैंने, क्योंकि वो वहाँ पे एक हेडिंग ही है। तो हेडिंग इज इक्वल्स टू स्टाइल, और मेरे को यहाँ पे जो CSS है वो मेरे को यहाँ पे बॉक्स में हैंडल करनी है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कलर देखो ना, तो यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड कलर है इसका, तो बिल्कुल सेम बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो 1D 1E 1D 1E एंड डबल 2, ठीक है। 1D 1E डबल 2 से यहाँ पे वाला जो ब्लैक का शेड है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले डिव के अंदर, जिसके अंदर आपने दोनों उसको रैप किया हुआ है, वहां पर आपको इसको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे आप देखो तो ये कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हल्की सी पैडिंग देते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, उन दोनों को एक लाइन में मूव कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पैडिंग चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर नीचे से बिल्कुल सटा हुआ है। तो
टॉप और बॉटम से मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ 9 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ 12 पिक्सल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को इस बार यहाँ पे एक आइकन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को एक आइकन लगाना है जो इसको आगे पीछे शिफ्ट करेगा, जिसकी हेल्प से आप इसको खोल और बंद कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मटीरियल यूआई में हमारे पास आइकन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप मटीरियल यूआई का यूज कर रहे हो तो मटीरियल यूआई में हमारे पास ढेरों आइकन्स हैं, तो आपको फॉन्ट ऑसम को यूज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अगर आप यूज कर रहे हो मटीरियल यूआई का। बाय चांस कोई आइकन आपको मटीरियल यूआई में नहीं मिलता तो उसके लिए आप फॉन्ट ऑसम के पास जा सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो मटीरियल यूआई का, तो मटीरियल यूआई में हमारे पास मटीरियल आइकन्स होते हैं, ढेरों आइकन्स हैं, हजारों। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइकन मिल जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही है कि आपको कुछ अलग ही आइकन चाहिए तो उसके लिए शायद वो यहाँ पे ना मिले, बट मोस्टली यहाँ पे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। तो क्लोज फुल स्क्रीन ये वाला जो आइकन है, ये वाला आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं। इसको यहाँ से पिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये वाला जो आइकन है ये आपका इंपोर्ट हो रहा है आइकन्स मटेरियल पैकेज से। जब हमने मटेरियल यूआई को इंस्टॉल किया था तो हमने वहां पे 3 पैकेजेस को इंस्टॉल कराया था, मटेरियल, इमोशन, रिएक्ट और इमोशन स्टाइल्ड। ये वाला पैकेज हमने इंस्टॉल ही नहीं कराया। तो आपको यहाँ पे इस वाले पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm install एंड पेस्ट। तो ये वाला पैकेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या 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 करना है, ये वाला जो आपका आइकन है क्लोज फुल स्क्रीन आइकन, ठीक है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एज अ कंपोनेंट यूज कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपने इसको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करा है। भले ही वो आइकन है लेकिन वो यहाँ पे एज अ कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको उसको लिखना पड़ता है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। इंटरनली आपको एक एसवीजी आइकन देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाऊँ तो ये एसवीजी आइकन आपको देगा। तो चला के अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो एक एसवीजी आइकन यहाँ आया है। और अगर इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो एक एसवीजी आइकन है जिसपे यहाँ पे कुछ क्लासेस लगी हुई हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या 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 करना है कि ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट मेरे को एक लाइन में मूव करना है। तो इसके लिए अब इन दोनों का जो रैपर है जो कि यहाँ पे बॉक्स है, इस पे मेरे को अब सीएसएस लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज हेडर। हेडर सीएसएस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये अभी तक मैंने सीएसएस बनाई नहीं है, ये मेरे को ऊपर अभी बनानी है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट, अरे कॉन्स्ट हेडर इज इक्वल्स टू और स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बॉक्स। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डालना है आपका डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, वो दोनों कंटेंट को, जो भी पेरेंट के दोनों चाइल्ड है उन सबको, उन दोनों को एक लाइन में मूव कर देगा जैसे कि इसने यहाँ पे किया भी है। मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल रहा हूँ आपका 060606। ठीक है, जो कि यहाँ पे ब्लैक टाइप कलर है कुछ इस तरह। कलर मेरे को यहाँ पे इसका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो सपोज AAEBC में यहाँ पे डाल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि इन दोनों को अलग अलग फेंकना है। जैसे ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में रहेगा, ये वाला हिस्सा रहेगा राइट साइड में, जैसे कि इनके पास है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे राइट साइड में है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, वो उनको अगर आप स्पेस बिटवीन डाल दोगे, स्पेस बिटवीन क्या करता है, स्पेस बिटवीन जो आपका पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं उनको इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर देता है। तो ये काम करता है आपका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, कि मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में इक्वल स्पेस डाल देता है वो। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपका ये यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब बस मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, इसके पेरेंट में इसकी विड्थ को डिसाइड करना है कि इसकी विड्थ इतनी इतनी रहे, और फिर तीनों एलिमेंट्स को एक लाइन में मूव कर देना है ताकि ये तीनों एक एक साइड में आ जाए। बस मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे को हल्का सा फॉन्ट वेट चाहिए। तो सपोज फॉन्ट वेट में डाल रहा हूँ यहाँ पे 700 पिक्सल्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब मेरे को एक एडिटर बनाना है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये हेडर वाला पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हेडर वाले पार्ट के नीचे यहाँ पे एडिटर है जहाँ पर आप कुछ भी अगर कोड लिखोगे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो ना, एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, जो जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि HTML कोड है। मतलब ये यहाँ पे HTML के टैग्स को डिटेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे p टैग लिखा, तो आप यहाँ पे देखो ये p टैग को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज एक क्लास दी, कुछ भी, सपोज मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ फर्स्ट के नाम से, सपोज मैंने यहाँ पे क्लास दी, तो आप यहाँ पे देखो ये आपके जो चेंजेस हैं, ये आपके जो यहाँ पे CSS है उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने डॉट फर्स्ट को डिटेक्ट कर लिया। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं जो कि है रिएक्ट कोड मिरर।
रिएक्ट कोड मिरर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे npm इंस्टॉलेशन दिखाऊं तो ये आपको एक एडिटर दे देता है, ठीक है। बहुत मस्त एडिटर है जो आपका जो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उन तीनों को डिटेक्ट कर लेगा। इसमें दो तरह के आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका यहाँ पे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। मेरे को यहाँ पे यूज करना है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, जो कि आपका यहाँ पे कंट्रोल एडिटर होता है। मेरे को यहाँ पे उसका यूज करना है जो ये है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वर्क करता है। बट सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसके npm इंस्टॉलेशन को पिक करना है, और npm इंस्टॉलेशन पिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी npm इंस्टॉलेशन है वो डालनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको उठा के सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल रिएक्ट कोऑर्डिनेटर 2। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, जो कि आपका यहाँ पे रिएक्ट कोऑर्डिनेटर वाला है, कंट्रोल्ड वाला। कंट्रोल्ड वाले को मेरे को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो सपोज वापस गया मैं, इसने एरर दे दिया, ब्रो क्या हुआ? ये बोल रहा है कि रिएक्ट 18 के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, इसको चाहिए वर्जन रिएक्ट 5.5 और 16। एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास भी सेम एरर आया तो यहाँ पे आप डाल सकते हो हाइफन हाइफन लेगेसी पीरियड एप्स, ठीक है। और हाइफन हाइफन लेगेसी पीरियड एप्स, npm इंस्टॉल पैकेज नेम हाइफन हाइफन लेगेसी पीरियड एप्स। लेगेसी पीरियड एप्स क्या करता है, ये जो वर्जन का जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, वो इंटरनली उसको इंस्टॉल कर देता है। और आप यहाँ पे देखो इंटरनली उसको रिजॉल्व कर देता है, और यहाँ पे आप देखो इसने इसको इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है कि जो आपका कंट्रोल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। कंट्रोल को सपोज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया एज कंट्रोल एडिटर, एक एलियस नेम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका। और ये कहाँ से आएगा, जो आपने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है रिएक्ट कोऑर्डिनेटर 2, ये वहां से आएगा। इसकी कुछ CSS फाइल्स भी है, वो भी हमें यहाँ पे चाहिए होंगी, तो वो देख लेते हैं एक बार। ये वाली CSS फाइल्स हैं, एक तो मेरे को यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे @ लगा के इसको इंपोर्ट किया हुआ है, मतलब ये बोल रहे हैं कि सर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो अपनी जो स्टाइलिंग वाली आपकी फाइल्स है उसमें। बट यहाँ पे @ अगर मैं हटा दूंगा तो ये डायरेक्टली इसको JSX में इंपोर्ट कर देगा। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे 3 चीजें चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे HTML है। बट JSX में हम HTML टैग्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं XML टैग्स। और हम HTML भी लिखते हैं, बट आप अगर यहाँ पे देखो तो बॉक्स है, हेडर है, हेडिंग है, ये HTML नहीं है, ये XML है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कुछ और, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अरे कहीं पे तो लिखा होगा अगर आप यहाँ पे IMG लिखते हो तो ये बिल्कुल एक आपका HTML टैग है, बट कंटेनर और टूल बार आपके HTML टैग्स नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे चाहिए आपका XML टैग जो आपके XML को सपोर्ट कर पाए। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं यहाँ पे p टैग लिखता हूँ तो ये डिटेक्ट कर रहा है आपके p टैग को कि आपने यहाँ पे एक HTML लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे डॉट फर्स्ट लिखा तो ये आपके CSS को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 3 फाइलें हैं। पहली फाइल तो ये है जो आपके XML को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मेरे को इसको इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, कोड मिरर मोड। मैंने XML को इंपोर्ट किया है ताकि ये XML को डिटेक्ट कर पाए। सेम तरीके से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा इंपोर्ट, और यहाँ पे आके आपका ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सेम तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं आपके CSS को। तो मोड के अंदर ही आपको यहाँ पे CSS मिल जाएगा, और उसके अंदर आपकी यहाँ पे एक CSS फाइल होगी जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल एडिटर है उसका यहाँ पे आपको यूज करना है। तो उसके लिए ये जो बॉक्स है ये मैंने तो ऐसे ही लगाया था आपको समझाने के लिए, इसकी जगह आप यहाँ पे कंट्रोल एडिटर डाल सकते हो। सही है। एक और चीज, अगर आपके पास इस सब के बाद भी कोई डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट है तो आप हाइफन फोर्स का भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर लेगेसी पीरियड एफ से आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हाइफन फोर्स करके आप चेक कर सकते हो, तो उससे रिजॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं कोई एरर एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सेव कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक सेकंड जाते हैं वापस, और आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो एडिटर है वो यहाँ पर आ चुका है। बट जो एडिटर है वो मेरे को यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि उसमें जो CSS है उसकी हैंडलिंग नहीं हुई भी, तो वो सब मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे है ना एक CSS चलती है, ठीक है, इसमें एक CSS चलती है, वो डाल देते हैं। जो कि यहाँ पे सपोज मैं सीधा यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में यहाँ पर एक CSS होती है जो कि होती है कंट्रोल्ड एडिटर, ठीक है। अगर आप कंट्रोल्ड एडिटर का यहाँ पे यूज कर रहे हो तो कंट्रोल्ड एडिटर के नाम से यहाँ पे एक CSS होती है जो यहाँ पे ये इस पे लगा देगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोल्ड एडिटर के नाम से यहाँ पर एक CSS आनी चाहिए, ये कंट्रोल्ड एडिटर। बहुत सही।
अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसकी थोड़ी-सी सीएसएस को हैंडल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बहुत सारी यहाँ पे इसने सीएसएस लगाई हुई है। कंट्रोल्ड गटर है, कंट्रोल्ड स्कोर है, स्क्रॉल है, एचएस स्क्रॉल बार है, वीएस स्क्रॉल बार है। तो इस सब की सीएसएस को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, बस 3 क्लासेस हैं जहाँ पर मेरे को सीएसएस को हैंडल करना है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऐप डॉट सीएसएस में, ठीक है। ऐप डॉट सीएसएस में यहाँ पर गया और सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लिखना है कोड और मिरर। कोड मिरर यहाँ पे जो मेन सीएसएस है वो है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो तो कोड मिरर यहाँ पे इस वाली सीएसएस को मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को बस इसकी हाइट दे देनी है, क्योंकि अभी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, वो हाइट मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सपोज 340 पिक्सल्स, और वहाँ पे एक हाइट ऑलरेडी लगी हुई है। तो वहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा, और इसके जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 000 नहीं डालते, ट्रिपल एफ डालते हैं, व्हाइट कलर रखते हैं, ब्लैक नहीं रखते, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करके चला नहीं शायद, मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट चाहिए बस मेरे को। जो आपकी ऐप डॉट सी एस एस फाइल है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक फोल्डर में बाहर गया और यहाँ पे आपको लिखना है ऐप डॉट सी एस एस। बिल्कुल सही है, चला के देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपकी हाइट है वो यहाँ पर आई है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 सी एस एस और चाहिए, ठीक है। जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो कोड मिरर, और जो गटर सी एस एस है उसको मेरे को यहाँ पे आपका हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सिंपल डाल रहा हूँ आपके बैकग्राउंड को, और मेरे को यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो चाहिए, जो हमने पीछे भी यूज किया था। तो 1822, और एक कलर उसने वहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा। एक और चीज, एक जगह मेरे को यहाँ पे इसको और चेंज करना है, जो कि आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार मेरे को यहाँ पे सेम कलर में चाहिए। यहाँ पे मैंने सपोज स्क्रॉल बार लगाया हुआ है, और इंपॉर्टेंट यहाँ से आप हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार में ऐसी कोई वो नहीं होती। तो ये तो सर बिल्कुल सही चल रहा है। तो बिल्कुल सही है, वापस जाते हैं। एप.css का अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, नीचे आते हैं। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीजों को हैंडल करना है। तो उससे पहले एक मिनट, यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे आपका बॉक्स है, कंट्रोल्ड एडिटर आपका यहाँ पर है ऊपर, जिसको आपने इंपोर्ट किया। बिल्कुल सही है। एक है ना, यहाँ पे हम ऑप्शंस पास कर सकते हैं। ये मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हम यहाँ ये एक प्रॉप ले लेता है ऑप्शंस के नाम से। जैसे आप यहाँ पे मोड पास कर सकते हो। अब आपको इसको बताना भी तो पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक मोड होता है। मोड में आप यहाँ पे XML जावास्क्रिप्ट CSS पास कर सकते हो। थीम होता है यहाँ पे, ठीक है। थीम में मटेरियल पास कर दो या कुछ भी पास कर दो, एक ही बात है, मटेरियल पास कर देंगे हम भी। और लाइन नंबर्स यहाँ पे ट्रू है। लाइन नंबर्स होता है कि अगर आपको यहाँ पे लाइन नंबर्स चाहिए, जहाँ जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन नंबर्स। तो ये चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो ऑप्शंस करके हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है, ठीक है, जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेता है वो, ठीक है। मोड का मेरे को यहाँ पे यूज करना है, मोड हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ थीम में मटेरियल, और मैं यहाँ पे लाइन नंबर्स को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रू, ठीक है। और इसमें इस ऊपर मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, तो ऊपर यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, बिल्कुल ठीक है। तो थीम में मटेरियल डाला, लाइन नंबर्स में यहाँ पे मैंने टू डाला सपोज, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लाइन नंबर्स आ चुके हैं मेरे पास। अभी अगर आप यहाँ पे लिख के कुछ भी काम करने की कोशिश करोगे तो वो चलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑन चेंज के साथ जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको एक कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है। कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट मतलब कि यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास रिएक्ट में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। कंट्रोल्ड कंपोनेंट यहाँ पे क्या होता है, मैं बार बार कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोल रहा हूँ। तो हमारे पास, जिनको नहीं पता, रिएक्ट में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपके पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट, दूसरा होता है आपके पास अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट ये आप लगा सकते हो फॉर्म टैग्स के साथ। हमारे पास काफी सारे फॉर्म टैग होते हैं। जैसे अगर आप लिखते हो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो एक टेक्स्ट फील्ड आती है, चेक बॉक्स आता है, रेडियो बटन आता है, ड्रॉप डाउन आता है, बटन आता है। ये सब आपके फॉर्म टैग्स हैं जो आप एक फॉर्म टैग के अंदर लिखते हो। अब जो फॉर्म टैग होता है ना, उसमें एक प्रॉप चलता है, वैल्यू प्रॉप, ठीक है। अगर वो वैल्यू प्रॉप की जो वैल्यू है वो रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट में आप किसी स्टेट की हेल्प से उस वैल्यू प्रॉप को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कहलाता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू रिएक्ट कंट्रोल करता है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फॉर्म टैग कंट्रोल करता है, वो आप कंट्रोल नहीं करते। तो जो वैल्यू प्रॉप होता है ना, उसको फॉर्म टैग कंट्रोल करता है। बट अगर वैल्यू प्रॉप को आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं अभी के लिए कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैल्यू प्रॉप में एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकूं।
तो ये जो यहाँ पे वैल्यू प्रॉप है, इसको मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे इसमें वैल्यूज को डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज को मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, उसको आप स्टोर कर सकते हो यूज स्टेट के अंदर, बट मेरे को वैल्यू को ग्लोबली स्टोर करवाना है क्योंकि मेरे को उनको बाद में भी यूज करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ सपोज डेटा प्रोवाइडर के नाम से, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई डेटा प्रोवाइडर और JSX, और यहाँ पे मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपका आता है रिएक्ट के अंदर से। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का आपको यहाँ पे नाम देना होता है। ये जो आपने यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, इसको आपको इनिशियलाइज भी करना है, तो यहाँ पे आपको एक नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेटा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया। ये एक डिफॉल्ट वैल्यू लेता है अपने अंदर, तो आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो, नल पास कर सकते हो, एम्प्टी छोड़ोगे तो अनडिफाइंड रहेगा, कुछ भी रख सकते हो। तो अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको पास करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया, जो कि है यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का आपका कॉम्पोनेंट बनाना है। तो जो फाइल का नेम है डेटा प्रोवाइडर, उसी नाम से मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट का एक नेम बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सपोज रिटर्न किया। रिटर्न में आपको कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करना होता है। कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर से आपको कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करना है। कॉन्टेक्स्ट से मेरा ये डेटा कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको एज अ XML टैग यहाँ पे आपको लिखना होता है डेटा कॉन्टेक्स्ट। और जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसके ऊपर एक प्रोवाइडर एट्रीब्यूट आपको मिलता है। प्रोवाइडर एट्रीब्यूट क्या काम करता है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई हुई है तो उसको एक्सपोर्ट करता है वो। तो यहाँ पे आपको डॉट लिख के आप यहाँ पे प्रोवाइडर लिख सकते हो। दो होते हैं, कंज्यूमर और प्रोवाइडर, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। कंज्यूमर प्रोवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे प्रोवाइडर है क्योंकि ये वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यूज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइडर आपको एक वैल्यू प्रॉप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो वैल्यू प्रॉप है उसके अंदर से आप यहाँ पे अगर कोई भी आपकी वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, सपोज आपने यहाँ पे कोई स्टेट बनाई, ठीक है सर। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मेरे को जो वैल्यूज मेरे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज है सपोज, उसको मेरे को यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक स्टेट बनाई, और स्टेट में यहाँ पे सपोज HTML, और यहाँ पे आपने लिखा set HTML इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली आपने यहाँ पे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आप यहाँ पे कर रहे हो CSS के साथ, सेट CSS, और यहाँ पे आपने इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया। उसके बाद आप यहाँ पे सेम चीज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे JS लिखा और सेट JS इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे आपने पास किया एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई है 3। अब जो स्टेट की वैल्यूज हैं और जो स्टेट के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं इनको अपने कंपोनेंट्स में इंपोर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने सपोज CSS लिखा और सेट CSS लिखा। यहाँ पे मैं ये जो वैल्यूज हैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है प्रोवाइडर एट्रीब्यूट का। मतलब तरीका ये है, रिएक्ट आपको ऐसे करने को बोलता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो स्टेट बनाई है उनको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया, बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट, उसको मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपने ये स्टेट बना के इनको एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको इसको किसी कंपोनेंट में इंपोर्ट करके यूज भी तो करना है। मतलब ये जो स्टेट्स हैं आपकी, अब आप इनको यूज करना चाहते हो अपने किसी एक कंपोनेंट के अंदर। तो जिन भी कंपोनेंट्स में आपको इनको यूज करना है, उन कंपोनेंट्स को आपको इस कॉन्टेक्स्ट से रैप करना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे app.js में जाऊँ तो ये मेरा सबसे यहाँ पे मेन कंपोनेंट है। मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब यहीं से ही राउट हो रहे हैं मेरे होम कंपोनेंट के अंदर से। तो अगर मैं होम कंपोनेंट को अपने डेटा प्रोवाइडर से रैप कर दूंगा, अगर मैं होम कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइडर से रैप करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी होम कंपोनेंट के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स राउट हो रहे हैं, उन सबके अंदर एक्सेस होगा डेटा प्रोवाइडर की स्टेट्स का, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर को रैप कर दिया, मतलब होम कंपोनेंट को अगर मैंने आपके रैप कर दिया इससे, डेटा प्रोवाइडर से। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डेटा को पास किया है एज अ चिल्ड्रन, ठीक है। ये कंपोनेंट है, डेटा प्रोवाइडर यहाँ पे कंपोनेंट है। अगर आप यहाँ पे लिख के कुछ भी पास करते हो तो वो उसको कहते हैं प्रॉप्स, जो हमने किया भी है। बट अगर आप ओपनिंग टैग
जो ये ओपनिंग टैग ऑफ द कंपोनेंट और ये क्लोजिंग टैग ऑफ द कंपोनेंट है, इसके बीच में अगर आप कुछ भी लिख के पास करते हो तो उसको कहते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर से चिल्ड्रन को पास कर रहे हो। जब भी आप चिल्ड्रन को पास करते हो तो आपको उस चिल्ड्रन को वहां से फॉरवर्ड भी करना होता है, नहीं करोगे तो ये एरर देगा। आप यहाँ पे देखो स्क्रीन यहाँ पे ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ से आपने चिल्ड्रंस को फॉरवर्ड तो कर दिया बट उसको आगे आपने पास नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे हमें प्रॉप्स मिलते हैं, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉप्स में ही आपको यहाँ पे चिल्ड्रन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चिल्ड्रन मिलेंगे उसको आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा और उनको आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चिल्ड्रंस को मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया, सेव कर किया, वापस आता हूँ तो आपको यहाँ पे अब सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एडिटर है 2 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं, और एक सेकेंड मेरे को इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये कोड मिरर फर्स्ट वाला और ये कोड मिरर सेकंड वाला, एक ही HTML के अंदर ये हमारे पास 2 एडिटर्स हैं। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, फिर यहाँ पे एक HTML के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 एडिटर्स हैं, फिर एक HTML के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 एडिटर्स हैं। ये एक इशू है, ठीक है, ये एक इशू है। अगर आप लेटेस्ट रिएक्ट 18 का यूज कर रहे हो तो आप ये इशू फेस करोगे, इंटरनल है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इसका ये है कि आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के तौर पे एक काम कर सकते हो कि जो इंडेक्स और जेएस है उसमें जो स्ट्रिक्ट मोड है आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड क्या क्या करता है, स्ट्रिक्ट मोड आपके कंपोनेंट्स को 2 बार रेंडर करने पे फोर्स करता है। आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, अगर आपने रिएक्ट में काम किया हुआ है तो यूज इफेक्ट के साथ अगर आपने काम किया है तो यूज इफेक्ट आपका 2 बार रेंडर होता है। वो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड उसको फोर्स करता है 2 बार रेंडर होने के लिए। अगर आप यहाँ से रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड हटा दोगे तो आपका जो यूज इफेक्ट है वो एक बार, सिर्फ एक बार रेंडर होगा। और यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो अब आप देखो सिर्फ एक बार यहाँ पे रेंडर हो रहा है और जो एडिटर है आपका वो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार दिख रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, वापस आते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कोड में। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे HTML है, यहाँ पर भी HTML है और नीचे भी HTML है। ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर जो हेडिंग है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो अभी क्या हुआ है, अभी मैंने अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं एडिटर में, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे मैंने HTML को हार्ड कोड किया हुआ है, बट मेरे को HTML को हार्ड कोड नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे 3 एडिटर अलग अलग हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज पास कर देता हूँ, लैंग्वेज हेडिंग पास कर देता हूँ सपोज, क्योंकि वो वहाँ पे एक्चुअल में हेडिंग ही है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग में HTML लिख के पास कर रहा हूँ एज अ प्रॉप, मैं यहाँ पे पीछे से डेटा इसमें पास कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे हेडिंग में HTML पास किया, यहाँ पे मैंने हेडिंग में सपोज CSS पास किया, और नीचे वाली जो यहाँ पे हेडिंग है इसमें मैंने सपोज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पास किया, ठीक है। तो पीछे से मैं यहाँ पे हेडिंग को एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर रहा हूँ जिसमें ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिटर है आपका, उसके अंदर से मैं ये वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पीछे से एज अ प्रॉप्स को पास कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉप्स आते हैं, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके आप यहाँ पे सीधा हेडिंग को निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग HTML आप यहाँ पे सीधा हेडिंग डाल सकते हो कुछ इस तरह, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको HTML मिल जाएगा, यहाँ पे आपको CSS मिलेगा और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगा। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे आओ वापस, तो यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पे आपके पास स्टार है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पैरेंथेसिस है। तो मेरे को इनको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी हम पीछे से एज अ वैसे पास कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एज अ प्रॉप यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। अगर सपोज मैं आइकन में ये वैल्यू पास कर दूं, मैंने यहाँ पे आइकन में फॉरवर्ड स्लैश डाला क्योंकि मेरे को HTML में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए, CSS में मेरे को यहाँ पे स्टार चाहिए, और जो आपकी जावास्क्रिप्ट है उसमें मेरे को यहाँ पे चाहिए जो आपके पैरेंथेसिस हैं वो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर दिया एज आइकन्स। उसके बाद हेडिंग के बाद आप यहाँ पे जो आपका आइकन प्रॉप है आप यहाँ पे उसको भी निकाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे आइकन को निकाला और यहाँ पे इसकी जगह आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो आइकन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो मैंने चीजों को हार्ड कोड किया हुआ था, अब मैं उनको हार्ड कोड नहीं कर रहा। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पर आपके पास स्टार है, और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास पैरेंथेसिस है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और चीज, इन सब के कलर सेम है, सब तीनों के कलर्स यहाँ पे रेड है, बट अगर आप यहाँ पर आओगे एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। तो अब इस चीज को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है, तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे वापस आ सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप पीछे से जो डायनेमिक वैल्यूज हैं वो आप पास कर सकते हो। जैसे कलर है, कलर जो मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो कलर मैंने वहां पे भी एक्चुअल में डाला हुआ है वो वहाँ पे रेड कलर है, बट ये रेड कलर जो आपका आता है वो आता है आपका FF3C41 से, FF3C एंड 41। तो अगर आप यहाँ पे FF3C41 लिख दोगे तो ये आपका ये वाला इशू ये आपका रिजॉल्व कर देगा।
नीचे यहाँ पे मेरे को ब्लू कलर चाहिए सर, तो यहाँ पे आप जो कलर में अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर पास कर दोगे, ब्लू कलर आपका कैसे आता है, आप डायरेक्टली ब्लू भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। बट अगर वो जो लेकिन वो क्या करेगा, आपके ब्लू का डिफॉल्ट शेड देगा। बट अगर आपको थोड़ा सा हल्का डार्क करना है तो आपको यहाँ पे जो 0EBEFF, ये मैंने यहाँ पे ब्लू का एक शेड पास किया। उसके बाद मेरे को अब यहाँ पे चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे मेरे को चाहिए येलो। ठीक है, येलो में अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट येलो पास कर दोगे उससे भी हो जाएगा, बट अगर आपको हल्का सा एक शेड चाहिए तो आप यहाँ पे FCD 000 यहाँ पे लिख के आप पास कर सकते हो। उसके बाद पीछे से आप कलर पास कर रहे हो, तो सर यहाँ से आप जो कलर है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड जहां पर हमने ये रेड लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेड यहाँ पे ना देख के यहाँ पे मैं इसको एक मतलब ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा अगर कलर लिख दोगे तो, क्योंकि की वैल्यू पेयर में चलता है, तो की यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू में आप वेरिएबल पास कर सकते हो डायरेक्टली। तो अगर मैं आपको आगे चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो नीचे वैल्यू है नीचे आपका यहाँ पे येलो कलर है, बीच में आपका ब्लू है, और ऊपर आपका यहाँ पे जो आपका रेड कलर है वो है। बट ये यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पे थोड़ा ग्रेश टाइप है, तो ये दिख नहीं रहा। तो इसके कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बस मेरे को एक सेकंड चाहिए। जो आपका आइकन है इसके कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो हेडिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग में यहाँ पे मैं ब्लैक कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कलर और यहाँ पे #000। ठीक है, तो #000 अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद मेरे को यहाँ पे उसमें वो वाला कलर नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। इसको मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरी स्टाइलिंग है डायरेक्ट इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सही। एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे जो आपका सेमी कॉलन है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में तो वैल्यू चलती है, वो चलती है की वैल्यू पेयर और सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, एंड ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग के साथ रैप करना पड़ेगा, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एंड अब अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, मेरे को यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका एक के नीचे एक है, बट मेरे को इसको एक के नीचे एक नहीं रखना, मेरे को इसको दिखाना है आपका साइड बाय साइड। तो सर वो काम आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कोड में होगे तो कोड में ये आपका यहाँ पे एडिटर है, 3 एडिटर्स हैं जो एक के नीचे एक हैं, बट मेरे को इनको साइड बाय साइड दिखाना है, तो आप यहाँ पे इनको बॉक्स में रैप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इनको बॉक्स में रैप कर सकते हो, और जो इनका पेरेंट है उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स डाल सकते हो। मतलब ये जो आपका यहाँ पे बॉक्स है, इसमें आप अगर डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दोगे तो उससे हुक हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बॉक्स को रैप करना है, स्टाइलिंग के लिए मेरे को यहाँ पे स्टाइल्ड को रैप करना है। रैप बोल रहा हूँ, इंपोर्ट करना है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कंटेनर में इसकी CSS दे रहा हूँ, तो कंटेनर इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और यहाँ पे मैंने सपोज बॉक्स डाल लिखा, और बॉक्स के साथ यहाँ पे बैकटिक लगा के यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स सपोज मैंने यहाँ पे डाला। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, ये अगर आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स को पेरेंट पे लगाओगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको पेरेंट पे लगा रहा हूँ, तो जो भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक लाइन में मूव कर देगा। ये सिंपल सा काम है डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले फ्लेक्स ने यहाँ पे इसको एक लाइन में मूव कर दिया। मेरे को यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ना, इसकी पर्टिकुलर विथ नहीं है, तो इसकी विथ मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, वो हम डाल देंगे। मेरे को यहाँ पे फ्लेक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे एडिटर के अंदर जो यहाँ पे आपका ये वाला बॉक्स है, इसमें अगर मैं यहाँ पे CSS डाल दूं और यहाँ पे जो फ्लेक्स वाली CSS है उसको हैंडल कर लूँ तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कंटेनर CSS सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि इसने पूरे कोड को यहाँ पे कंटेन किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा मैंने, कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल्ड, और यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ आपका बॉक्स। ठीक है, कंटेनर CSS में मैंने यहाँ पे सपोज बॉक्स डाला, और कुछ नहीं करना मेरे को, जो फ्लेक्स ग्रो है उसको मेरे को 1 करना है, क्योंकि पेरेंट में इसका जो पेरेंट है कंटेनर का, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। अगर उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका फ्लेक्स बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक और CSS है जो कि है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस को मेरे को यहाँ पे कर देना है 0। ठीक है, और बिल्कुल सही है। एक और CSS डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे पैडिंग डालनी है और काफी कुछ करना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स डाला मैंने यहाँ पे, और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ मेरे को यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है। तो सपोज फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सर कॉलम। ठीक है, और बिल्कुल सही चल रहा है।
ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे हल्की सी पैडिंग डालनी है ताकि ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पिक्सल और 8 पिक्सल, 1 पिक्सल से शायद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हैंडल करना है। मेरे को बीच में जो व्हाइट कलर आया हुआ है वो नहीं मेरे को चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे कोड है इसके पेरेंट में अगर आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर डाल दो, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बैकग्राउंड हाइफन कलर। और यहाँ पे सपोज 06 ले लेते हैं। एक सेकेंड, एट द रेट नहीं लगाना है। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 060606 और यहाँ पे आपके पास एक बैकग्राउंड कलर आना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक है। एक हाइट ले लेते हैं, फिक्स हाइट ले लेते हैं ताकि वो आगे पीछे ना हो उसमें। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे तो लिखा नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइप कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा। वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो आपका एडिटर है वो यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, बट कंट्रोल्ड कंपोनेंट में आपको यहाँ पे वैल्यू प्रॉप पास करना होता है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो आपका वैल्यू प्रॉप है वो यहाँ पे मेरे को पास करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेटा प्रोवाइडर मैंने यहाँ पे 3 स्टेट बनाई है जो कि है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की स्टेट्स। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कोड के अंदर यहाँ पे आपके उन तीनों स्टेट्स को जो आपने वहां पे बनाई है, ठीक है, उसमें वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका HTML है और जो आपका सेट HTML है, ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। जो आपका CSS है और जो आपका सेट CSS है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। जावास्क्रिप्ट है और जो आपका सेट जावास्क्रिप्ट है उसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया था तो मैंने यहाँ पे यूज किया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, बट यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज को यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा यूज कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से। अब कौन से कॉन्टेक्स्ट में से आपको वैल्यू को इंपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अभी एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाया है, बट यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो जो इस वाले कॉन्टेक्स्ट का नाम है वो है डेटा कॉन्टेक्स्ट। डेटा कॉन्टेक्स्ट में से मेरे को वैल्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे को बताना पड़ेगा कि ब्रो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट है तो वहां से मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से डेटा प्रोवाइडर के अंदर से वैल्यू आएगी डेटा कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू आ रही है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में से आ रही है, डेटा कॉन्टेक्स्ट में से आ रही है। तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे HTML और सेट HTML मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, HTML में मेरे को वैल्यू को सेट करना है, किसकी हेल्प से सेट करना है, सेट HTML की हेल्प से यहाँ पे मेरे को सेट करना है। तो एक्चुअल में जो आपकी यहाँ पे वैल्यू है वो होगी आपकी यहाँ पे HTML के अंदर। ठीक है, और जो ऑन चेंज है, जैसी वैल्यू मेरी चेंज होती है तो उसमें मेरे को वैल्यू को सेट कर देना है आपका सेट HTML के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, ये दो फंक्शन, ये दो चीजें मेरे को यहाँ पे इनके अंदर मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। डायनेमिकली यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक में मेरे को HTML में वैल्यू सेट करनी है, एक में CSS में वैल्यू सेट करनी है, और तीसरे में मेरे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को सेट करना है। तो सपोज सेट CSS मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज सेट और जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों में यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडिटर के अंदर ये दोनों वैल्यूज यहाँ से निकालनी पड़ेंगी। तो सपोज यहाँ पे मैंने जो आपका वैल्यू है वो निकाला, और यहाँ पे जो पीछे से मैं पास कर रहा हूँ ऑन चेंज में पीछे से पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो आपका ऑन चेंज है वो निकाला। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कंट्रोल एडिटर है, और अगर ये आपका एक फॉर्म एलिमेंट है तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर आपका यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉप चलता है। तो वैल्यू के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को पास कर सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू मैंने वहां पे पास कर दिया, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाऊं तो अब भी कुछ नहीं हो रहा। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू में जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको अब मेरे को यहाँ पे कैप्चर करना है। इसमें जो वैल्यू चेंज होगी तो उसके लिए आप यहाँ पे एक प्रॉप चलता है यहाँ पे ऑन बिफोर चेंज। ऑन बिफोर चेंज पे आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल चेंज फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सपोज कॉन्स्ट हैंडल चेंज फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया एक इनलाइन एरो फंक्शन में, इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। अब जो भी वैल्यू आपकी चेंज होती है उसको मेरे को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, हैंडल चेंज जो फंक्शन हुआ होता है यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यूज इसमें आती हैं, 3 प्रॉप्स इसमें लेता है, 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें आते हैं। पहला होता है एडिटर, दूसरा होता है यहाँ पे डेटा, और तीसरा होता है आपका यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, मेरे को यहाँ पे काम है वैल्यू से, क्योंकि वैल्यू के अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू आएगी, बट उससे पहले ये 2 आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। तो वैल्यू को इंपोर्ट करने से पहले मेरे को इन दोनों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट मेरे को काम एक्चुअल में वैल्यू से है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ऑन चेंज में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पास कर सकते हो। अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा।
अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, कुछ भी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। हेलो लिखा मैंने यहाँ पे, ये आपका HTML को डिटेक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसने आपके जो HTML टैग्स हैं उनको इसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है, ठीक है। इस चीज की मैं बात कर रहा था। एक लास्ट चीज यहाँ पे और रहती है, उसके बाद अपने रिजल्ट पे यहाँ पे काम करेंगे। लास्ट चीज यहाँ पे ये है कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये एक्सपैंड होना चाहिए और उसी में ये बंद होना चाहिए। मतलब मेरे को इसको यहाँ पे टॉगल करना है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। स्टेट को मैनेज करने के लिए मेरे को सर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके यूज स्टेट को, ठीक है। और यूज सेलेक्ट नहीं, यूज स्टेट को सर मैंने यहाँ पे आपका इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से, और रिएक्ट के अंदर से यहाँ पे आया, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पे चलते हैं नीचे, और नीचे आ गए यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे। कॉन्स्ट में यहाँ पे सपोज मैंने लिखा ओपन, और यहाँ पे आ गया सर आपका सेट ओपन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियली ये आपका यहाँ पे ट्रू रहेगा, क्योंकि मेरे को इसको यहाँ पे इनिशियली ओपन रखना है, तो मैंने इसको यहाँ पे इनिशियली ट्रू किया। बट इसको मेरे को यहाँ पे क्लोज करना है आपके इस वाले आइकन के क्लिक पे, जो आपका क्लोज फुल स्क्रीन आइकन क्लिक के, इस वाले आइकन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे इसको क्लोज करना है, और मेरे को इसी आइकन के क्लिक पे उसको यहाँ पे खोलना है। तो ये काम आप कर सकते हो यहाँ पे ऑन क्लिक की हेल्प से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इस आइकन पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक होता है, तो यहाँ पे मैं सेट ओपन करता हूँ। सेट ओपन में जो प्रीवियस स्टेट है, अगर वो सपोर्ट ट्रू है, तो प्रीवियस स्टेट मैंने यहाँ पे लिया और मैं उसको यहाँ पे टॉगल कर रहा हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के। मतलब अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। सिंपल से मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जैसे ये ट्रू है तो मेरे को CSS में इसको एक्सपैंड करना है, और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स है तो मेरे को इसको यहाँ पे कम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटेनर में एक CSS हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि कंटेनर में अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स बेसिस इनका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो फ्लेक्स ग्रो अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये क्या करेगा, फुल स्क्रीन पे इसको एक्सपैंड कर देगा। बट अगर फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये आपका इसको बंद कर देगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसी फ्लेक्स ग्रो को टॉगल करना है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो आपका कंटेनर है यहाँ पे, कंटेनर में आप यहाँ पे स्टाइल की हेल्प से ओपन ओपन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओपन अगर आपका ट्रू है तो फ्लेक्स ग्रो आपका बाय डिफॉल्ट वहां पे 1 रहेगा, तो इस केस में आप यहाँ पे नल पास कर सकते हो। बट अगर ये आपका अगर फॉल्स है तो मेरे को यहाँ पे जो आपका फ्लेक्स ग्रो है उसको मेरे को यहाँ पे 0 सेट करना है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक काम और करना है मेरे को, यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ पे काफी बड़ा हुआ है, तो इसका फोन साइज हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आइकन्स होते हैं, मटेरियल आइकन्स, उसमें हमारे पास एक प्रॉप चलता है जो कि होता है फोन साइज। उसमें आप अगर स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी पास करोगे तो उसके हिसाब से हैंडल कर लेगा। बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, मैंने इसको स्मॉल किया तो यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको मेरे को हल्का सा सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ पे स्टाइल डाल के यहाँ पे सपोज अलाइन सेल्फ को, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सेंटर। अलाइन सेल्फ मैंने यहाँ पे सेंटर डाला, तो आप यहाँ पे देखो पहले ये ऊपर था, अब ये यहाँ पे इसके सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके सेंटर में आ चुका है, तो बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऊपर ऊपर का जो दोनों काम है वो यहाँ पे हो चुके हैं। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट था जो कि यहाँ पे हेडर कंपोनेंट था। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है जो कि था यहाँ पे एडिटर कंपोनेंट। और मेरे को यहाँ पे जो नीचे वाला कंपोनेंट है इस पे काम करना है। नीचे वाला कंपोनेंट जो अपना है वो रिजल्ट कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे सपोज रिजल्ट और JSX के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज कॉन्स्ट, एंड मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। अरे ब्रो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा डिव, और यहाँ पे हेलो आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका रिजल्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिजल्ट ये यहाँ पे आपका आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको मेरे को डिस्प्ले करवाना है तो होम में हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि होम ही आपका यहाँ पे जो मेजर जो लैंडिंग पेज है वो आपका यहाँ पे होम है। होम में अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर है जो ऊपर वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पे कोड के नाम से था। अब इसके नीचे जस्ट हम यहाँ पे जो अपना रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आपको यहाँ पे इस केस में हेलो दिखना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका हेलो है उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो इन सबको यहाँ से करते हैं क्लोज, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट में काम है। तो रिजल्ट मैंने यहाँ पे खोला। अब सर सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका जो बॉक्स है उसको इंपोर्ट करते हैं, और साथ साथ स्टाइल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार बाद में इंपोर्ट करना पड़ता है जब हम उसकी CSS को हैंडल करते हैं। तो इनिशियली उसको मैं इंपोर्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है। बॉक्स में इसको यहाँ पे रैप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या, आप सिनेरियो समझो। मेरे पास क्या है यहाँ पे,
मेरे पास सर यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सीएसएस भी है और मेरे पास यहाँ पे एचटीएमएल भी है। मेरे पास यहाँ पे तीनों चीजें हैं इसके अंदर, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट बनाया था इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पे एचटीएमएल में एचटीएमएल है, सीएसएस में सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट है। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों चीजें हैं एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे एचटीएमएल भी है, सीएसएस भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। अब मेरे को तीनों को कंबाइन करना है, तीनों को मेरे को कंबाइन करना है और मेरे को इस तरह से कंबाइन करना है कि ये यहाँ पे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाए। अगर आपने एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाया है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमारा है वो यहाँ पे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा ये फाइल जो है वो छोटी है, लेकिन कमेंट्स इसमें इस फाइल में इतने सारे हैं कि वो इस फाइल को बहुत बड़ा बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स आपको हटा के दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एचटीएमएल टैग होता है, ठीक है। ये आपके पास ऊपर नीचे यहाँ पे एचटीएमएल टैग है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक हेडर सेक्शन होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई सीएसएस है तो आप यहाँ पे उस केस में स्टाइल टैग भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट है तो आप उस केस में स्क्रिप्ट टैग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपके पास HTML तो वो बॉडी टैग में चली जाएगी, अगर आपके पास कोई CSS हो तो स्टाइल टैग में चली जाएगी, अगर आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट है तो वो आपकी स्क्रिप्ट टैग के अंदर चली जाएगी। ये आपका HTML का बेसिक है बिल्कुल। तो मेरे को बिल्कुल इसी बेसिक का यूज करना है। मेरे को यहाँ पे सर क्या काम करना है, मेरे पास यहाँ पे आपकी HTML भी है, CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है सोर्स कोड, जो भी आपका यहाँ पे सोर्स कोड है, और मेरे को यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है। HTML डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं HTML का अपना ओपनिंग टैग और HTML का अपना क्लोजिंग टैग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई HTML डिस्प्ले करवानी है तो वो आप करा सकते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर। अगर आपके पास कोई CSS डिस्प्ले करवानी है आपको तो वो आप करवा सकते हैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर। अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट टैग है, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट है तो वो आप करवा सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक HTML का यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल डलवानी है, जो कि मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरे को अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज कॉन्टेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। कौन से कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू आएगी, वैल्यू सर मेरे पास यहाँ पे आएगी आपकी डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, जो कि आपका यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट से जो कहाँ से इंपोर्ट होगा, आपको यहाँ पे एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये आपका कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, जो कि आपका यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर है उसके अंदर से यहाँ पे इंपोर्ट होगा। तीन वैल्यूज मेरे को यहाँ पे चाहिए, मेरे को यहाँ पे आपका HTML चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे आपकी CSS चाहिए और मेरे को यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट चाहिए। कहाँ से आएगा, कॉन्टेक्स्ट से आएगा। कौन से कॉन्टेक्स्ट से आएगा, ये आएगा आपके यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, बिल्कुल सही है। अब बॉडी में आपको HTML डलवानी है, ठीक है। बॉडी में मैंने यहाँ पे क्या करा, HTML डलवा दी। स्टाइल में आपको यहाँ पे क्या करना है, CSS डलवानी है, स्टाइल में मैंने यहाँ पे CSS डलवा दी। स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट डलवानी है, स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डलवा दी, बिल्कुल सही है। उसके बाद अब जो आपका ये सोर्स कोड है, इसको आपको डिस्प्ले करवाना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो आई फ्रेम की हेल्प से। आई फ्रेम इन कामों में सबसे एक्सपर्ट चीज है, एक नंबर आप यहाँ पे आई फ्रेम का यूज कर सकते हो इस केस में। आई फ्रेम का यूज वैसे हम काफी चीजों के लिए करते हैं। अगर आपको एक वीडियो प्लेयर बनाना है, ठीक है, वीडियो प्लेयर आपको एक वीडियो चलानी है तो उस केस में आप एक तो वीडियो टैग का यूज कर सकते हो। बट अगर सपोज वीडियो टैग नहीं चल रहा बाई चांस, तो उस केस में आप आई फ्रेम का यूज कर सकते हो। तो आई फ्रेम के काफी सारे यूज हैं, जिसमें से हम आप यहाँ पे इस टाइम पे एक यूज देख रहे हो, क्या कहते हैं उसको, आई फ्रेम। और सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। सोर्स डॉक करके हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है, इसके अंदर जो आपका यहाँ पे सोर्स कोड है उसको आप यहाँ पे बिल्कुल इजीली पास कर सकते हो। एक टाइटल ले लेते हैं यहाँ पे। टाइटल एक सिंपल नॉर्मल सी एक स्ट्रिंग होती है, ये आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे आउटपुट लिया। एक यहाँ पे मेरे को एक और प्रॉप लेना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सैंडबॉक्स होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करता आई फ्रेम, तो आपको यहाँ पे अलाउ स्क्रिप्ट्स करना पड़ेगा कि वो जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको यहाँ पे मेरे को अलाउड रखना है। एक और होता है फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। ये लेकिन ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसका अगर यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बट फ्रेम बॉर्डर में अगर आप यहाँ पे 0 पास कर दोगे तो जो आपका आई फ्रेम है उसमें कोई बॉर्डर नहीं आता, बस ये यहाँ पे इतना काम करता है। दो यहाँ पे मेरे को और CSS डालनी है, मतलब दो प्रॉप और यहाँ पे मेरे को डालनी है। सबसे पहले मेरे को सर यहाँ पे आपकी विथ हैंडल करनी है, विथ मेरे को यहाँ पे डालनी है आपकी 100%। मेरे को यहाँ पे आपकी हाइट भी हैंडल करनी है, हाइट मेरे को यहाँ पे डालनी है आपकी 100%, ठीक है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर आपका इसके अंदर हेलो आया है, ठीक है।
अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 के अंदर, H1 के अंदर यहाँ पे मैंने सपोज हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखो H1 के अंदर यहाँ पे हेलो आया है, काफी बड़ा आया है, बोल्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज मैं इसकी क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्या नाम दे, सपोज फर्स्ट, यहाँ पे मैं इसकी क्लास दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आपका डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे सपोज फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 90 पिक्सल, तो आप यहाँ पे देखो इसकी CSS भी वर्क कर रही है, ठीक है। कलर इसका सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कलर मैंने सपोज यहाँ पे दिया आपका FFF, तो ये व्हाइट कलर हो गया, बट अगर सपोज येलो में यहाँ पे दूं या रेड यहाँ पे दूं, तो ये आपका रेड कलर में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन एक काम मेरे को यहाँ पे करना है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आपकी ये जो आपकी यहाँ पे स्क्रिप्ट है ना, ये हाथों हाथ अपडेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 4 लिखता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ वो हाथों हाथ यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर मैं इनका आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, मैंने यहाँ पे सपोज हेलो लिखा, तो जब मैं हेलो लिख चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे काफी देर बाद यहाँ पे मेरे पास हेलो आया। आप यहाँ पे देखो काफी देर बाद मेरे पास यहाँ पे हेलो आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे देखो ऊपर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, बट नीचे वो चेंजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉम को हाथों हाथ अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज मैंने कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइपिंग के साथ मेरा डॉम यहाँ पे हाथों हाथ अपडेट हो रहा है। एंड जो डॉम मैनिपुलेशन होता है ना, जो डॉम मैनिपुलेशन होता है, वो एक बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। कभी भी फ्रिक्वेंटली डॉम को अपडेट नहीं करते। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको डॉम को फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं करना। तो यहाँ पे सर मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज एक यूज स्टेट लिया, और मेरे को थोड़ा टाइम लेके, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ पे जो स्टेट है उसको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे SRC किया, SRC और सेट सोर्स मैंने यहाँ पे किया इक्वल्स टू यूज स्टेट, और ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैंने इनिशियली एक स्ट्रिंग लिया, बट अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और यूज इफेक्ट में मेरे को यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। यूज इफेक्ट जो होता है आपका, वो यहाँ पे जो आपके रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में। अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड है जो आपको रन करना है जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है, मतलब जब आपका कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट हो रहा है, सिर्फ आपको उसको तब रन करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यूज इफेक्ट का। अगर आपको कोई पार्ट आपका अपडेट हुआ है, ठीक है, और आपको उस पार्ट के अपडेट होने पे कोई कोड को रन करना है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यूज इफेक्ट का। अगर आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है डॉम में से, मतलब निकल रहा है डॉम में से, उस केस में अगर आपको कुछ करना है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यूज इफेक्ट का। यूज इफेक्ट यूज कैसे होता है, ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, वैसे तो इसको एक हुक बोलते हैं, ठीक है, जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में दो चीजें ले लेता है। पहला होता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन, दूसरा होता है एक एरे डिपेंडेंसी, कि आपको इसको रन कब करना है। अगर आपने यहाँ पे पास किया एक एम्प्टी एरे का मतलब है कि ये सिर्फ एक बार रन होगा जब आपका कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट होगा, उस केस में। बट मेरे को इसको रन करना है जब मेरा HTML चेंज हो, CSS चेंज हो, जावास्क्रिप्ट चेंज हो, तो मेरे को यहाँ पे HTML पास करना पड़ेगा, CSS पास करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को पास करना पड़ेगा एज एन एरे डिपेंडेंसी, जो इसको बताएगा कि अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोई भी चेंज होता है, तो आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट को रन करना है। बट मेरे को यहाँ पे इसका बनाने का पर्पज यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आपके कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को रोक देता है, ठीक है। अगर आपने जावा में अगर आपने काम किया है, तो जावा में एक मेथड होता है थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप क्या करता है, आपके कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को रोक देगा कुछ सेकंड्स के लिए, जितने सेकंड्स भी आप उसमें पास करोगे। सेट टाइम आउट बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है। सेट टाइम आउट आपके कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, कि आपको क्या काम करना है। जैसे 5 सेकंड के लिए आपने कोड ऑफ एग्जीक्यूशन रोका, तो 5 सेकंड बाद आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कितने सेकंड के लिए आपको इसको रोकना है। जैसे मैं चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए मेरे को यहाँ पे इसको रोकना है, तो मैंने यहाँ पे पास किया 1000। वैल्यू लेता है मिली सेकेंड्स में। 1000 अगर आपने पास किया, तो ये 1 सेकंड के इक्वल है, क्योंकि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स। और मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो आपका सेट सोर्स है, ठीक है, उसमें मेरे को यहाँ पे आपका सोर्स कोड जो है वो डलवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे आपका यूज कर सकूंगा SRC। SRC आपका यहाँ पे जो स्टेट का वेरिएबल है, वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक सेकंड बाद मैं आपके कोड को अपडेट कर रहा हूँ, तो अब आपका कोड जो होगा वो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपके कोड को सेट टाइम आउट के अंदर पास कर रहा हूँ, और एक एक सेकंड बाद में उसको अपडेट कर रहा हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, एक परफॉर्मेंस इशू यहाँ पर आता है जब भी आप सेट टाइम आउट का यूज करते हो यूज इफेक्ट के अंदर, तो आपको उसको रिटर्न करना होता है। तो मेरे को यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपोनेंट अनमाउंट की कंडीशन होती है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न करते हो, यूज इफेक्ट के अंदर से अगर आप कुछ भी रिटर्न करते हो, तो वो आपके अनमाउंट की कंडीशन होती है कि जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा डॉम में से, तो उस केस में ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है क्लियर टाइम आउट। अगर आप टाइम आउट बनाते हो या इंटरवल इंटरवल बनाते हो आपके यूज इफेक्ट के अंदर, तो आपको उसको क्लियर करना होता है अनमाउंट के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे सपोज टाइम आउट को पास किया जो इसको यहाँ पे इस केस में क्लियर कर देगा। एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देखो यूआई बहुत सिमिलर आया अपना, जैसा हमारा ये वाला यूआई है बिल्कुल काफी सिमिलर है, ठीक है, मतलब ज्यादा भसड़ नहीं है, बहुत सिमिलर आया है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पी टैग में हेलो लिखते हो, तो यहाँ पर आपको आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कितनी देर हो गई थी मेरे को हेलो लिखे हुए, बट वो बहुत देर बाद यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका जो आपका पी टैग है, इसका अगर मैं आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखाऊँ, तो सपोज 90 पिक्सल सपोज मैंने यहाँ पे किया, तो बट ये यहाँ पे आके टूट टूट गया, ठीक है, मतलब ये इसके नीचे डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है सर, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपका बॉक्स है उसमें मेरे को कंटेनर की जो हाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी सर। मतलब सीएसएस में को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी। आपकी जो रिजल्ट है उसकी जो हाइट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट से मेरा मतलब है कि मतलब फुल साइज नहीं है। तो 41 पिक्सल, ये 41 VH बचता है, बाकी तो ऊपर मैं वहाँ पे यूज कर चुका हूँ हेडर में, वो जो मिडिल सेक्शन है उसमें। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, बॉक्स को यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है कंटेनर। तो अब अगर आप देखोगे तो जो फुल हाइट लेगा वो यहाँ पे आपका हेलो है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे देखोगे एकदम से डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम से डिस्प्ले नहीं कर रहा। जब मैंने एग्जीक्यूशन रोका, जब मैंने टाइमिंग रोकी, उसके बाद इसने 1 सेकंड का वेट किया, उसके बाद इसने अपडेट किया, ठीक है। मैं हटाता हूँ तो मैं हटा रहा हूँ इसको, ये अपडेट नहीं कर रहा, बट जैसे ही मैंने एग्जीक्यूशन रोका, मतलब टाइपिंग रोकी, उसके बाद ये 1 सेकंड का वेट किया इसने, उसके बाद इसको अपडेट किया है। तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल डिक्टो क्लोन मार दिया है कोड पेन को, ठीक है। कोड सैंडबॉक्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर आपने उसका यूज किया कोड पेन का, अब तक आपने अगर यूज नहीं किया, तो कोड सैंडबॉक्स में बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार, लाइक करना। आप बाकी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, मंस्टैक प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट्स, AWS प्रोजेक्ट्स, ये सब आप चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई यार, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।